बच्चों, आज के स्पीता पहचान क्लासेस में आज के शेड्यूल के अनुसार मैं लेके आई हूँ गोधूली भाग 1 क्लास 9 जो बिहार बोर्ड के बच्चों का मेन हिंदी होता है। आज मैं काव्यखंड लेके आई हूँ जिसमें पाठ 4 में हम पलक पावड़े जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की एक प्रमुख कविता है जिसमें उनका प्रकृति सौंदर्य का अनुपम रूप प्रस्तुत है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। इसमें हम जानेंगे इस क्लास में कवि परिचय यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का परिचय और कविता परिचय। किस कविता के माध्यम से वह क्या संदेश हमें दे रहे हैं और किसका चित्रण उन्होंने प्रमुखता से किया है। ठीक है, तो पूरी व्याख्या हम इसमें देखेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले कवि परिचय की तरफ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, इनका नाम उपाध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय था, हरिऔध उनका उपनाम था। ठीक है, इनका और ये द्विवेदी युगीन आधुनिक काल के द्विवेदी युगीन कालीन प्रमुख कवि थे। आधुनिक काल में अलग अलग धारा के युग आए, अलग अलग युग की प्रमुखता आई। तो ये किस युग के थे? आधुनिक युग में द्विवेदी युग के कवि थे जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसीलिए उन्हें कौन सा काल कहा जाता है? द्विवेदी युगीन काल, जो हमारा 1900 से 1918 तक चलता है। तो इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। इनकी माता रुक्मणी देवी थी। कवि एवं गद्यकार के रूप में यह प्रसिद्ध थे। ठीक है, आधुनिक काल जो आया था तो वह हिंदी का जो अभी का जो मानक रूप चल रहा है, तो इस धारा को, इस तूफान को लेते हुए आया था। नहीं, आज जो हम हिंदी का आधुनिक रूप देख पा रहे हैं, यह प्रयास यहीं से स्टार्ट हो गया था। प्रिय प्रवास के रचनाकार थे जो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, यह हिंदी खड़ी बोली का क्या है? प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली यानी कि हिंदी का शुद्ध बोली। इससे पहले हम जो क्षेत्रीय भाषा और लोक भाषाओं में रचना करते थे, लेकिन यहाँ आते आते द्विवेदी युगीन युग आते आते हमने जो हिंदी का शुद्ध रूप आज जो प्रचलन में है उसका हमने प्रसार शुरू कर दिया था। तो यह गौरव भी इनको प्राप्त है। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, काव्योपवन, रस कलश, चोखे चौपदे, परिजात कल्पलता आदि प्रमुख है। इनको प्रिय प्रवास के लिए मंगला तोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था और उसी समय इनको साहित्य वाचस्पति की भी उपाधि मिली थी। ठीक है, ये इनका परिचय था। अब क्लास के द्वितीय भाग कविता परिचय में हम जाने कि इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया है। ठीक है, और इनका निधन 16 मार्च 1947 को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये इनका एक पूर्ण परिचय जो प्रामाणिक रूप से प्राप्त है वो हमने आपको बताया। अब हम चले कविता की तरफ। ठीक है बेटा, चलिए अब कविता के माध्यम से हम जाने कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कौन सी बातें हमें बताना चाह रहे हैं पलक पावड़े के माध्यम से। ठीक है, पलक पावड़े का जो शाब्दिक अर्थ है वह है स्वागार्थ कुमकुम इत्यादि बिखेरना, यानी पलके बिछाकर किसी के स्वागत के लिए कुमकुम इत्यादि बिखेर कर अगर हम किसी का इंतजार करते हैं तो वह क्या कहलाता है? पलक पावड़े। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति सौंदर्य, प्रेम तथा स्वतंत्रता के भाव एक साथ व्यक्त किए हैं। तो आपको मैंने परिचय में भी बताया था कि ये खड़ी बोली के प्रतिष्ठित कवि थे
और इनकी जो विषय वस्तु थी वह थी प्रकृति सौंदर्य। इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का अद्भुत रूप प्रस्तुत किया है, जो कि इस कविता के माध्यम से भी हम देखेंगे। इस कविता का मुख्य भाव है इसमें प्रकृति सौंदर्य को दिखाना, और प्रकृति सौंदर्य को दिखाते हुए जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता की आस जगाना और उसमें उस भाव को जगाकर उसके लिए पलके बिछाकर उसका इंतजार करना। ठीक है, तो पंक्ति के माध्यम से हम देखें। आज क्यों भोर है बहुत भाता, क्यों खिली आसमान की लाली, किस लिए है निकल रहा सूरज, साथ रोली भरी लिए थाली। यहाँ पर सुबह का वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन, और यहाँ संकेत भी है कि कुछ नई बात हो रही है, कुछ नयापन दिखाई पड़ रहा है, यानी कुछ परिवर्तन होने वाला है। ये जो गुलामी की बेड़ी है, यहाँ पर स्पष्ट उनका संकेत दिख रहा है कि अब वह टूटेगी और हमें स्वतंत्रता प्राप्त होगी। लग रहा है कि आज की जो सुबह है वह बहुत मन को भा रही है। आज आसमान की लाली एकदम खिली खिली सी नज़र आ रही है। आज ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज जो निकल रहा है वह रोली भारी थाली हो। रोली क्या होता है? लाल चंदन होता है। तो सूरज आज किस रूप में दिखाई पड़ रहा है? रोली भरे चंदन की थाली के रूप में दिखाई पड़ रहा है। ये एक शुभ संकेत है। तो प्रकृति सौंदर्य के साथ साथ यह संकेत दे रहे हैं कि कुछ नया होने वाला है और खुशहाली आने वाली है। इस तरह क्यों चहक उठी चिड़ियाँ, सुन जिसे है बड़ी उमंग होती, ओस आकर तमाम पत्तों पर क्यों गई है बिखेर यूं मोती। तो और सौंदर्य के रूप में एक उल्लास, एक नयापन का एहसास कवि हमें करा रहे हैं कि अरे चिड़िया तो रोज चहकती है, लेकिन आज जो चिड़िया चहक रही है इसमें ज़रूर कुछ आकर्षण है, जिसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा जो मन है एकदम उमंग में भर गया है, उल्लास में भर गया है। ओस तो रोज पत्तों पे गिरते हैं, लेकिन आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ओस तमाम पत्तों पे ऐसे गिरे पड़े हैं जैसे कि चारों तरफ मोती बिखर गए हों, यानी सुंदरता का रूप लिए हैं, और यह प्रतीक है खुशहाली का। ठीक है, आगे की पंक्तियों में, पेड़ क्यों हैं हरे भरे इतने, किस लिए फूल हैं बहुत फूले, इस तरह किस लिए खिली कलियां, भौर है किस उमंग में भूले। और भी नया रूप प्रकृति सौंदर्य के साथ साथ वह दिखा रहे हैं कि आज जो पेड़ों का रूप दिख रहा है एकदम हरा भरा दिख रहा है, और आज फूलों की संख्या जो है अन्य दिनों से ज़्यादा दिख रही है। आज क्यों इतने फूल खिले हैं भाई, क्या बात है? प्रकृति में जो ये सौंदर्य आया है, क्यों आया है? यहाँ पर क्यों करके यहाँ पर एक संकेत दे रहे हैं कवि कि इस तरह कली क्यों खिल गई है, इतनी सुंदर रूप से कलियाँ क्यों खिल गई हैं, और भौरे उस कलियों में उमंग से क्यों भूले भटक रहे हैं। क्या बात हो गई? आज प्रकृति का इतना सुंदर रूप हमें क्यों दिखाई पड़ रहा है। आगे की पंक्तियाँ, क्यों हवा है संभल संभल चलती, किस लिए है जहाँ तहाँ थमती, सब जगह एक एक कोने में क्यों महक है पसारती फिरती। यहाँ पर हवाओं का रूप भी जो है बदला नज़र आ रहा है, बहुत ही सुंदर रूप नज़र आ रहा है। वह संभल संभल कर चल रही हो, जैसे किसी के इंतज़ार में वह धीरे धीरे कदम बढ़ा रही हो, जहाँ तहाँ थमकर वह रुक जाती है, और हरेक कोने में, प्रकृति के हरेक कोने में चारों तरफ वह फूलों की खुशबू बिखेरती जा रही है। इसीलिए वह थम थम के चल रही है कि तेज़ी से चलेगी तो खुशबू क्या होगी, उड़ के दूर चली जाएगी। इसलिए वह थम थम के चल के क्या कर रही है, फूलों की खुशबू को चारों तरफ महका रही है, बिखेर रही है।
लाल नीले सफ़ेद पत्तों में भर गए फूल बेली बहली क्यों, झील तालाब और नदियों में बिछ गई चादरें सुनहली क्यों। क्या कह रहे हैं कवि कि लाल नीले सफ़ेद पत्तों में क्या हो गया, फूल की बेलियां एकदम बहाल हो गई है, लटक गई है, एकदम से रूप इसका परिवर्तन हो गया है। और झील जो हैं, तालाब जो हैं, नदियां जो हैं, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुनहली चादर बिखर गई है, सुनहली चादर चारों तरफ से उसे ढकी हुई है, क्योंकि यह सुबह का नज़ारा है और सूर्य उग रहे हैं लालिमा लिए, तो उनका जो प्रकाश धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो उनका रंग धीरे धीरे बदलकर लाल रोली से होकर धीरे धीरे क्या हो रहा है, सुनहला हो रहा है। उसकी जो किरणें तालाबों पे पड़ रही है, झीलों पे पड़ रही है, नदियों पे पड़ रही है, तो कैसा प्रतीत हो रहा है, बहुत ही अद्भुत और आकर्षक रूप लगता है कि सुनहली चादरें बिछर गई है। किस लिए ठाट बाट है ऐसा, जी जिसे देखकर नहीं भरता, किस लिए एक एक थल सजकर स्वर्ग की है बराबरी करता। अरे आज ये अनुपम रूप कैसे लगता है कि एकदम ठाट बाट से प्रकृति एकदम तैयार होके खड़ी है, जिसे देखकर मन बिल्कुल नहीं भर रहा है, लगता है कि इसे निहारता रहूं। किस लिए धरती का एक एक थल एक एक कोना सजकर स्वर्ग की बराबरी करता नजर आ रहा है। आज ऐसी क्या बात हो गई जो प्रकृति अपने मनोहारी रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। आगे देखिए, किस लिए है चहल पहल ऐसी, किस लिए धूमधाम दिखलाई, कौन सी चाह आज दिन किसकी, आरती है उतारने आई। हर पंक्ति में ये क्या कर रहे हैं कवि, प्रश्न करके पूछ रहे हैं कि ऐसा जो माहौल उत्पन्न हुआ है, ऐसा जो सौंदर्य चारों तरफ फैला हुआ है, आखिर कारण क्या है। यानी साथ ही साथ इन प्रश्नों के माध्यम से जो प्रकृति का जो रूप है, सुंदर रूप है, वह प्रस्तुत करते जा रहे हैं। और कविता का जो मुख्य भाव है, स्वतंत्रता की तरफ जो ललक है और जो नयापन आने वाला है, यह गुलामी छूटने वाली है और स्वतंत्रता आने का संकेत उन्हें प्राप्त हो रहा है, इसकी तरफ वह इंगित कर रहे हैं। और साथ ही साथ प्रकृति चित्रण भी कर रहे हैं। तो यह उनकी विशेषता है कि कितने सुंदर माध्यम से वह प्रकृति चित्रण भी कर रहे हैं और साथ ही साथ वह संकेत दे रहे हैं हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारे स्वतंत्रता के प्रति हमें एक उल्लास की भावना, उमंग की भावना जगा रहे हैं और एक संतोष दे रहे हैं कि यह जो चेंजिंग आई है, यह जो परिवर्तन आया है, जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। सारे संकेत क्या है, शुभ हैं, और शुभ संकेत होते हैं तो काम भी क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। नहीं, आगे किस लिए है चहल पहल ऐसी, किस लिए धूमधाम दिखलाई, कौन सी चाह आज दिन किसकी आरती है उतारने आई। अरे यह चहल पहल ऐसी क्यों दिखलाई पड़ रही है, यह धूमधाम क्यों दिखलाई पड़ रही है। अरे कौन सा दिन आ गया भाई जिसकी आरती उतारने के लिए पूरी प्रकृति और प्रकृति के यह साधन सज धज के खड़े हैं। नहीं, अब अंतिम की 4 पंक्तियों में देखिए, पूरा सार इस 4 पंक्ति में आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखते राह थक गई आंखें, क्या हुआ क्यों तुम्हें ना पाते हैं, अगर आज आ रहा है तू हम पलक पावड़े बिछाते हैं। यहाँ पर इस 4 पंक्ति के माध्यम से आपने ये सार के रूप में कवि यह वर्णन करते हैं कि यह जो हम पलक बिछाए हैं और क्या कहते हैं, जो स्वागत के लिए हम कुमकुम इत्यादि बिखेर कर प्रकृति में जो स्वागत कर रहे हैं, तो बहुत ही उतावले होकर हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आइए, किसी विशेष के लिए यह पलकें बिछाई गई है, कुमकुम से सजाई गई है और प्रकृति फूलों से सज धज कर यह किसी विशेष के लिए खड़ी है।
तो अब हमारी आंखें थक गई है। यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति का भी संकेत हो सकता है और मेन संकेत क्या है, हमारी स्वतंत्रता के लिए। नहीं, अगर हमें मिलना है, वह खुशहाली स्वतंत्रता के रूप में हमें मिलनी है, या कोई विशेष व्यक्ति जो आकर हमें उल्लास से भर दे, वो ही आने वाले हैं, तो आ जाए। अब हमारी आंखें थक गई है लेकिन तुम्हें नहीं पा रही है, आ जाइए, अब आ जाइए, हमारी आंखें थकती जा रही है, हम आपके लिए पलकों को बिछाए हुए हैं, कुमकुम से रास्तों को सजाकर हम आपके लिए पलकें बिछाए हुए हैं। बड़ा ही सुंदर वर्णन हमने इस कविता के माध्यम से देखा, जिसमें प्रकृति सौंदर्य था, प्रेम भी था और स्वतंत्रता के भाव भी थे। यानी जितने भी प्रसंग थे सब शुभ संकेत के रूप में आए। जो हमारा जो बीत रहा है समय, कुछ नयापन के उल्लास के साथ कवि ने वर्णन किया है। बहुत ही सुंदरतम रूप यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किया, जिससे हमारा मन भी क्या हुआ, एकदम उल्लास से भर गया। तो आज तक के लिए इतना ही। मैंने पूरी व्याख्या आपके सामने रख दी पलक पावड़े की। अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्न अभ्यास के साथ हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।